स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। 45 वर्षीय राम अवतार 20 वर्षों से केमिकल की एक फैक्ट्री में फिलिंग का काम कर रहे थे। उनके फेफड़े खराब हो गए। इलाज चला। फैक्ट्री के मालिक ने इलाज करवाया, लेकिन बीमारी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो राम अवतार अब फैक्ट्री में काम करने लायक नहीं रहे। उसके बाद मालिक ने भी धीरे धीरे उनसे मुंह मोड़ लिया। उनके 4 बच्चों में आरती सबसे बड़ी थी, उम्र 20 वर्ष। आरती ने इंटरमीडिएट के बाद ही सिलाई का कोर्स कर लिया था। प्रतिभा की धनी आरती इतनी क्रिएटिव थी कि वो घर में ही अपने और परिवार के कपड़े इतने सुंदर सिलती थी कि सभी लोग तारीफ करते थे। जैसे ही अचानक राम अवतार की नौकरी चली गई, तो आस पड़ोस के लोगों ने भी परिवार को आर्थिक मदद की। इसी बीच किसी ने आरती को एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब लगवा दी। आरती को 16,000 वेतन मिलता था और फिर आरती ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। छोटे भाई बहन स्कूल जाते थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी राम अवतार के बड़े बहनोई ने आरती के लिए एक रिश्ता भिजवाया। वो लड़का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम करता था। राम अवतार ने आरती से इस रिश्ते के बारे में बात की, तो आरती ने कहा कि पापा, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मुझे निभानी होगी और विवाह के बाद ये संभव नहीं हो सकेगा। और आरती ने फोन करके अपने फूफा जी को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अचानक एक दिन फूफा जी घर पर आ गए और राम अवतार को खरी खोटी सुनाने लगे कि आखिर कब तक लड़की की कमाई के भरोसे चलोगे। बेटी पराया धन होती है। 2-4 साल बाद तो रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। फूफा जी का कहना था कि वो लोग बिना दहेज के विवाह करने को तैयार हैं और लड़का अभिषेक 25,000 रुपए महीने कमाता है और सुना है कि ऊपर की कमाई भी है। पिता भी 15-20 हजार माह में कमाते हैं और अभिषेक अकेला बेटा है। उसकी 4 बहनें हैं। आरती तो रानी बनकर रहेगी। आखिर फूफा जी ने अन्य रिश्तेदारों को भी अपने विश्वास में ले लिया। आरती के दोनों मामा को भी बिठाया और कहा कि हर माह तुम लोग राम अवतार को घर का खर्चा देते रहोगे और मैं खुद भी राम अवतार को मदद करता रहूंगा। इतना दबाव किया गया कि सीधी सादी आरती की बात को किसी ने भी नहीं सुना और घर के पास ही राम मंदिर में 25-30 लोगों की उपस्थिति में आरती का विवाह कर दिया गया। विवाह की वेदी पर आरती के आंसू रुक नहीं रहे थे। रह रहकर उसे एक ही बात खाई जा रही थी कि पापा का इलाज और भाई बहनों की देखभाल अब कौन करेगा। मायका स्वरूपनगर दिल्ली में और ससुराल गाजियाबाद में थी। विवाह के बाद आरती ऑफिस जाने लगी, लेकिन सैलरी मिलते ही आरती की सास ने उसे 10,000 रुपए देने को कहा और कहा कि तुम्हें और अभिषेक को हर माह 20,000 रुपए घर में खर्चे के लिए देने पड़ेंगे। आरती ने अभिषेक को कहा कि उसे अपने भाई बहनों को भी देखना है, इसीलिए वो 5,000 रुपए ही सास को दे पाएगी। अभिषेक ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर शाम को फूफा जी आरती के ससुराल पहुंच गए और आरती को डांटने लगे कि अब तुम्हारा घर यही है, अब इस घर के बारे में ही आपको सोचना है। 4 नंदों का विवाह भी करना है,
इसीलिए अब मायके के बारे में कम सोचा करो। तुम्हारे दोनों मामा और मैं सब देख लेंगे। आरती जब दोबारा मायके आई तो उसे पता चला कि मामा उसके भाई की पढ़ाई छुड़वाकर उसे कार गैराज में काम सिखाने की तैयारी कर रहे थे। आरती ने मामा को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसे महसूस हो गया कि अब कोई भी उसके माँ बाप और भाई बहनों की मदद नहीं करेगा। बड़े दुख और भारी मन से 2 दिन बाद आरती वापस ससुराल गाजियाबाद आ गई। उसने सास को 5,000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन सास ने कहा कि अभिषेक ने उसे 10,000 रुपए दे दिए हैं और अब तुम भी 5,000 का और जल्दी इंतजाम करो और पूरे 10,000 करके मुझे दो। आरती अपनी माँ को 10,000 रुपए देकर आई थी। अब उसके पास उसकी सास को बाकी 5,000 देने के लिए रुपए नहीं बचे थे। फिर उसी दिन बात इतनी बिगड़ गई कि अभिषेक ने गुस्से में रात को आरती के साथ खूब मारपीट की और आरती का एटीएम कार्ड छीन लिया और कहने लगा कि जब से तुमसे शादी हुई है मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैं तो पहले ही ठीक था, बिना दहेज के विवाह किया और अब तू कमाई भी अपने बाप के ऊपर लुटाना चाहती है। अभिषेक द्वारा पिटने के बाद आरती को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह वो ऑफिस चली गई। ऑफिस के बाद वो शाम को सीधे दिल्ली की बस पकड़कर अपने मायके स्वरूप नगर आ गई और अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। उसने साफ कह दिया कि पापा मैं अब गाजियाबाद नहीं जाऊंगी। अभिषेक का भी कोई फोन नहीं आया और फिर आरती दूसरे दिन अपने मायके से ही ऑफिस के लिए गई और फिर अचानक दिन में उसके पिता का फोन आया कि अभिषेक पुलिस लेकर घर पर आया है और कह रहा है कि आरती मेरे घर से 2 लाख रुपए और 5 लाख के गहने लेकर मायके भाग कर आई है। आरती तो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। जीवन में उसने कभी पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं देखी थी। उसने पापा को कहा कि पापा आप चिंता मत करो, मैं 1 घंटे में घर पहुंच रही हूँ। और वो घर आ गई। उसने पुलिस को कहा कि आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी के बाद अभिषेक और पुलिस वहां से चली गई। उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उसके बाद घर में रिश्तेदारों ने आना जाना शुरू कर दिया। हर कोई आरती को ही गलत बता रहा था। अभिषेक ने पूरे मोहल्ले के सामने खड़े होकर आरती को अभद्र गालियां दी और दूसरे दिन उसके ऑफिस में जाकर उसे अपमानित करने की भी धमकी दी। आरती चारों ओर से गिर चुकी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि अभिषेक और सास ससुर के पैर पकड़कर माफी मांग लो और चुपचाप अपनी ससुराल गाजियाबाद चली जाओ। लेकिन आरती चुप रही। दूसरे दिन सुबह पिता की दवा लेने जब आरती मार्केट गई तो केमिस्ट शॉप के बाहर दीवार पर मेरा पोस्टर दिखा और उसने मुझे कॉल कर दी। वो सिर्फ रो रही थी। मैंने कहा बेटा कुछ तो बताओ। उसके बाद मैंने ये कहकर फोन काट दिया कि आप पहले रोना बंद करो, मैं 10 मिनट बाद आपको दोबारा फोन करूंगी। और फिर 10 मिनट बाद मैंने उसे फोन किया और उसने मुझे सारी बात बताई। मैंने उससे सिर्फ 2 प्रश्न किए कि क्या अभिषेक को सुधारना चाहती हो या उससे रिश्ता खत्म करना चाहती हो। मैंने कहा ये पावर सिर्फ आपके हाथ में है, अब बताओ क्या चाहती हो। वो बोली विवाह के इन 2 महीनों में मैंने अभिषेक और उसके परिवार से
जो तजुर्बे लिए हैं, उस आधार पर मुझे पूरी आशंका है कि भविष्य में मेरी हत्या भी हो सकती है। इसीलिए मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा कि पुलिस कोर्ट कचहरी से वाकिफ हो, निपट लोगी ना? तो वो बोली कि आप मेरे साथ हैं, मुझे अब कोई डर नहीं। उसके बाद मैंने उसे दूसरे दिन अपने ऑफिस बुलाया और स्वयं उसने अपने वीडियो में अपनी सारी कहानी बताई और फिर लेटर साइन करके उसने मुझे दिया। मैंने तुरंत आरती को उसका एटीएम कार्ड ब्लॉक करने को कहा, जो अभिषेक ने उससे छीन लिया था। कार्यवाही के दौरान मैंने आरती को एक दुर्गा चालीसा की किताब भेंट की और उसे रोज 2 बार पाठ करने को कहा। प्रशासन को लेटर भेजा गया और सारी जांच और कार्यवाही दिल्ली प्रशासन द्वारा ही पूर्ण की गई। अभिषेक और उसके माता पिता को कई बार दिल्ली आना पड़ा। प्रशासन ने अभिषेक से यही पूछा कि जब तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी तो आपने विवाह क्यों किया? एटीएम कार्ड क्यों छीना? विवाह के सिर्फ 2 माह के अंदर ही आरती से 10,000 रुपए की मांग क्यों की गई? एक लड़की विवाह के बाद अपनी आत्मा, अपना शरीर आपको सौंप दी, क्या उसकी कोई कीमत नहीं थी? आपने आरती के 16,000 वेतन के हिसाब किताब तो बना लिए, लेकिन क्या आपने कभी अपनी सैलरी स्लिप या एटीएम उसको दिखाया? बाद में पता चला कि केस के चक्कर में दिल्ली आने जाने में अभिषेक की नौकरी भी चली गई। उसकी वो नौकरी स्थायी नहीं थी। अभिषेक के फूफा ने सारी बातें झूठ बोली थी। बिचौलिए फूफा को भी पुलिस थाने और कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ी और जमानत करवानी पड़ी। मामला अब कोर्ट में है और बहुत जल्दी ही आरती के जीवन से ये कलेश हमेशा के लिए मिट जाएगा। आरती ये निर्णय इसीलिए ले सकी क्योंकि उसके पास रोजगार था। जब बेटी अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसको जबरन समझौते नहीं करने पड़ते। समाज एक छलावा है जो आपके दुख में सिर्फ नमक छिड़कने का काम करता है और आपके सुख में खुश नहीं होता। पुरुष चाहे कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, लेकिन वो अपनी पत्नी को हमेशा अपने ऊपर आश्रित रखना चाहता है। कुछ नहीं तो अपनी वर्किंग वाइफ से भी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपने कब्जे में करके उसे अपने हाथ से खर्चा देकर अपने अहंकार की पूर्ति करता है। उसे अपनी वर्किंग वाइफ का एटीएम तो चाहिए, लेकिन क्या कोई पुरुष अपनी बेरोजगार पत्नी को अपने अकाउंट में ऐड करता है? शायद कभी नहीं। इसीलिए विवाह का निर्णय लेने से पहले अपने आसपास अपनी सहेलियों, अपनी दादी, नानी, चाचा, चाची, भाभी, मामी, इन सब का इतिहास और इनकी दिनचर्या देख लीजिए कि विवाह के बाद उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि विवाह के बाद आपकी भी यही हालत होने वाली है। अपने 20 वर्षों की समाज सेवा के अनुभव में मैंने 98% केसेस में सिर्फ विवाहित लोगों को ही हैरान, परेशान और न्याय के लिए भटकते देखा है। जो महिलाएं वैवाहिक बलात्कार की शिकायत लेकर आती हैं,
उनसे मैं यही पूछती हूँ कि क्या आपको पता नहीं था कि विवाह के बाद आपके साथ क्या होने वाला है? आपको सब पता था, तो अब आपत्ति क्यों? विवाह के बाद तो आपने सामने वाले को अधिकार दे दिया है कि वो आपके साथ रोज बलात्कार कर सकता है। और चलो, अगर आपसे गलती भी हो गई और अब अगर आप नहीं चाहती तो भी आप आसानी से स्वास्थ्य कारणों के कारण भी कानूनन संबंध विच्छेद कर सकती हैं। फिल्में देखकर विवाह न करें। फिल्में सिर्फ छलावा हैं। जिस दौर में फिल्मों में हीरोइनें हीरो पर शायरी और गाने बजाने करने लगे, तब ही समझ लेना कि महिला सशक्तिकरण का दौर शुरू हो रहा है। वरना जब तक औरतें अपनी तारीफ और अपने लिए गाने और शायरियां सुनना बंद नहीं करेंगी, वो हमेशा पुरुष द्वारा बेवकूफ ही बनती रहेंगी। विवाह जरूरी नहीं। मुक्त रहें, खुश रहें। राधे राधे।